हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश अंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट पढ़ा था और बताया था टोटल प्रेशर लिक्विड फेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, वेपर फेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने वहां पर आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग या राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किए थे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम देख लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है या आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए या बनाने आने चाहिए। तो गिवन है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। गिवन है an equimolar mixture of benzene and toluene is prepared. The total vapor pressure of this mixture as a function of mole fraction of benzene is found to be total pressure आपको गिवन है बेंजीन के मोल फ्रैक्शन की टर्म में 200 plus 400 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। Then calculate composition of vapor of this mixture. Assume that the number of moles of going into vapor phase is negligible in comparison to number of moles present in liquid phase. और second बोला है if the vapor above liquid in part A are collected and condensate into a new liquid, calculate composition of vapor of new liquid. तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर चेक कीजिए आपने जो किया है वो सही है या गलत है। चलिए, आपने शायद वीडियो को पॉज किया होगा, हम भी अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको बोला है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर मीन दोनों के मोल्स क्या है, बराबर हैं। सो मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ टोलुइन क्या है, आपस में इक्वल हैं, राइट। तो यहाँ पे सपोज x मान लीजिए, तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना चाहेंगे तो x अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस टोलुइन, तो कितना होगा 1/2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी कितना मिलेगा 1/2। ठीक है, आपको जो टोटल प्रेशर गिवन है इन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की टर्म में, P टोटल गिवन है कितना 200 प्लस 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इस टर्म में गिवन है। तो अगर आप बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पुट कर दें तो आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, टोटल प्रेशर मिल सकता है। तो P टोटल कितना होगा यहाँ पर 200 प्लस 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हाफ, तो कितना बचेगा यहाँ पे टोटल प्रेशर 400। तो पहली बात तो P टोटल कितना मिल गया आपको 400, किस में है ये mmHg में, 400 mm ऑफ Hg आपको P टोटल मिला। ठीक है, यहां से आप चाहें तो बेंजीन का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोलुइन का वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप ये वाला देखें, P टोटल क्या होता है, PB नॉट XP बेंजीन के अकॉर्डिंग PB नॉट XP प्लस PT नॉट XT। ठीक है, अगर यहाँ पे टोलुइन का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो बेंजीन का कितना होगा 1, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के बराबर ही बचेगा। और अगर बेंजीन का 0 हो गया तो टोलुइन का क्या होगा 1, तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर किसके, टोलुइन के वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर इस टोटल प्रेशर को बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के टर्म में चेंज कर लीजिए। क्या होगा, XT को आप क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस XB पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, XB कॉमन लीजिए, तो P टोटल क्या होगा यहाँ पे PT नॉट प्लस PB नॉट माइनस PT नॉट इंटू XB। इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए और देख लीजिए कहां पे क्या प्रेजेंट है। तो XB के मल्टीप्लिकेशन में कौन है, PB नॉट माइनस PT, और यहाँ पे अकेला कौन प्रेजेंट है PT नॉट। तो PT नॉट क्या होगा यहाँ पे 200 mm ऑफ Hg हो जाएगा एंड PB नॉट कितना होगा, PB नॉट माइनस PT नॉट कितना है यहाँ पर 400, और PT नॉट को इधर भेज देंगे तो PB नॉट कितना मिल जाए आपको 600 mm ऑफ Hg। so this is PT नॉट एंड दिस इज PB नॉट। ठीक है, ये तो इनिशियली हमारा कुछ चीजें आपको मिल गई। अब क्वेश्चंस क्या गिवन है पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। बोला गया है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर ऑफ दिस मिक्सचर, YA एंड YB आपको बताना है। तो टोटल प्रेशर आपको पता है, तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं PA नॉट, सॉरी बेंजीन के टर्म में पुट कर दें तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा PB नॉट, XB किसके बराबर होगा YB P टोटल के बराबर। तो आपको YB कैलकुलेट करना है, वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन। तो YB कितना हो जाएगा यहाँ पर PB नॉट XB अपॉन
पी टोटल, पी बी नॉट आपको पता है बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 600, एक्सपी कितना है 1/2 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है यहां पर 400, तो कितना होगा ये 3/4। तो अगर वाई भी यहां पर 3/4 है तो YT कितना होगा टोलिन का 1/4, यानी 75% यहाँ पे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन होगा वेपर में और टोलिन का 25%। देख लीजिए बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना था 600, टोलिन का कितना था 200, तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर फेज में कंपोजिशन भी क्या होगा ज्यादा होगा, परसेंटेज भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन था, फर्स्ट वाला जो पार्ट था फर्स्ट हाफ, उसका आंसर हमें मिल गया। सेकंड हाफ क्या है गिवन है, इफ द वेपर अबाउट लिक्विड इन पार्ट ए, तो जो फर्स्ट पार्ट में जो वेपर बना है, वेपर में क्या कंपोजिशन है YB 3/4 है और XT 1/4 है, सॉरी YB 3/4 है एंड YT 1/4 है। बोला है इफ द वेपर अबाउट पार्ट इन लिक्विड पार्ट ए कलेक्टेड एंड कंडेंसेट इनटू न्यू लिक्विड देन कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ वेपर ऑफ न्यू लिक्विड। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है कि यहां पे बी पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट का वेपर बना है उसको क्या कर दिया कंडेंस कर दिया। तो अगर आप इसको कंडेंस कर दोगे तो जो लिक्विड बनेगा वो इसका लिक्विड फेज कंपोजिशन हो जाएगा, यानी अब वाई भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स डैश बी में, यानी नए लिक्विड का वेपर फेज लिक्विड फेज कंपोजिशन और वाई टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सटी डैश में। ठीक है, इसको छोटा सा ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे जो डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पर बेंजीन था प्लस टोलुइन था, ये वेपोराइज हुआ, यहाँ पे वाई भी बना एंड वाई टी बना, इस वाई भी वाई टी को हमने क्या कर दिया कंडेंस करके एक नया लिक्विड बना दिया, तो वहां पे एक्स बी डैश एंड एक्स टी डैश ये दो कंपोजिशन प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका वेपर फेज कंपोजिशन बताना है तो कॉन्सेप्ट तो वही सिमिलर है। आप क्या कीजिए पहले पी टोटल निकाल लीजिए, पी टोटल डैश जो नया लिक्विड है उसका टोटल प्रेशर कितना होगा पी बी नॉट एक्स बी डैश प्लस पी टी नॉट एक्स टी डैश। तो पी बी नॉट बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर कितना है 600 इंटू एक्स बी डैश कितना है यहाँ पर 3/4 प्लस पी टी नॉट कितना है 200 इंटू एक्स टी डैश कितना है 1/4, तो कितना है ये 150, 450 प्लस 50 कितना हो जाएगा 500 mm ऑफ Hg आपको दूसरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा। अब जो दूसरे सॉल्यूशन में आपको बताना है वेपर फेज कंपोजिशन क्या होगा, तो जैसे हमने इस सॉल्यूशन का पहले सॉल्यूशन का वेपर फेज कंपोजिशन निकाला था वैसे ही हम दूसरे सॉल्यूशन का वेपर फेज कंपोजिशन भी निकाल लेंगे। तो हमें पता है PA डैश क्या होगा, सॉरी जो नए सॉल्यूशन में बेंजीन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा PB डैश इक्वल टू PB नॉट XB डैश या फिर YB डैश P टोटल डैश। सो YB डैश किसके बराबर PB नॉट XB डैश अपॉन P टोटल, राइट। सो YB डैश विल बी इक्वल टू PB नॉट कितना 600, XB डैश कितना था 3/4 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 500। तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स ये, तो YB डैश कितना होगा यहाँ पर 9/10 और XT डैश सॉरी YT डैश कितना हो जाएगा 1/10, यानी 90% और 10%। अब देखिए जो हमने पहले आपको बताया था कि जब आप दो वोलेटाइल कंपोनेंट के मिक्सचर को हीट करते हैं तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर फेज में परसेंटेज क्या होता है ज्यादा होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में आप जो वेपर मिलता है उसको कंडेंस करके जब वापस से रीहीट करते हैं वापस से वेपोराइज करते हैं तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका परसेंटेज फर्दर वेपर में इंक्रीज हो जाता है। तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन था बेंजीन, उसका वेपर फेज में कंपोजिशन क्या था ज्यादा था 3/4 यानी 75% एंड 25% टोलुइन का। अब आपने इसको कंडेंस करके वापस से क्या हीट किया, हीट करने के बाद जब आपने वेपर फेज कंपोजिशन देखा तो जो नया कंपोजिशन मिला वहां पे बेंजीन का 90% हो गया और टोलुइन का 10% हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको अगेन डिस्टिलेट करेंगे हीट करके वेपोराइज करेंगे कंडेंस करेंगे अगेन हीट करेंगे तो बेंजीन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, टोलुइन का परसेंटेज कंटिन्यू कम होता जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। आपको बोला है P नॉट ऑफ बेंजीन हाउ मच 100 mm of Hg and P नॉट ऑफ टोलुइन हाउ मच
30 mm of Hg एंड बोला है a liquid mixture is composed of 3 mole of benzene, sorry 2 mole of benzene and 3 mole of toluene. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. बेंजीन एंड टोलुएन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन. PT नॉट PB नॉट 100 mm of Hg एंड PT नॉट 30 mm of Hg. अब कुछ पॉइंट्स गिवन है आपको, कितने 4 पॉइंट गिवन है, उनके आंसर्स आपको देने हैं. बोला गया है a liquid mixture is composed of 3 mole of toluene, 2 mole of benzene. If pressure over the mixture at 300 Kelvin is reduced, at what pressure does the first vapor form? आपको जो बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट बताया था, अगर वो आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करें कि फर्स्ट बबल कब बनेगा, जब वहां पे बबल पॉइंट आएगा. बबल पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या होगा? इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस्ड, एट व्हाट प्रेशर डज द फर्स्ट वेपर फॉर्म? तो किस प्रेशर पे फर्स्ट वेपर बनेगा? जब टोटल प्रेशर बबल पॉइंट के प्रेशर के बराबर हो. तो P टोटल आपको बबल पॉइंट पर क्या बताया था? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. तो PA नॉट पता है, सॉरी यहाँ पे हम बेंजीन और टोलुएन की टर्म में भी लिख देते हैं. PB नॉट XB बेंजीन का वेपर प्रेशर, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, टोलुएन का प्योर वेपर प्रेशर, टोलुएन का मोल फ्रैक्शन. तो PB नॉट कितना है? 100 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा? 2 बाय टोटल मोल 5, 2 बाय 5 प्लस PT नॉट कितना? 30 इनटू 3 बाय 5. ठीक है, तो कितना ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा? 40 प्लस 18, तो 58 mm Hg. यहाँ पर वो प्रेशर होगा जहां पे फर्स्ट बबल यहाँ पर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होगा. फर्स्ट बबल यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब बोला है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर फॉर्म. फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर मींस जब यहाँ पे फर्स्ट बबल वेपर में चेंज हुआ है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड यहाँ पे जब बबल बना रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो उस वेपर का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे. तो वेपर का कंपोजिशन कैसे निकालना होता है वो आपको इजीली बताया गया है. यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है. पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा? PB नॉट XB इक्वल टू P टोटल इनटू YB. तो यहाँ पे जिस टाइम पे आपको वेपर फेज का कंपोजिशन पूछा गया है, उस टाइम पे टोटल प्रेशर क्या है वो पुट कर दीजिए. तो आपको कब पूछा गया है? जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट बबल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पर यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज पूछा गया है. तो इस टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है? 58 mm of Hg. तो YB बेंजीन का वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा? PB नॉट XB अपॉन YB. वैल्यू पुट कीजिए. YB नॉट कितना है? 100 इंटू XB कितना है यहाँ पर? 2 बाय 5 अपॉन YB कितना है वो, सॉरी P टोटल कितना है वही आपको यहाँ से बताना है. तो P टोटल कितना है यहाँ पे? 58. तो कितना 20 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो. 40 बाय 58 या फिर 20 बाय 29. ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुएन वेपर फेज कितना होगा? 20 बाय 29 ये है, तो कितना होगा? y माइनस 20 बाय 29 मीन्स 9 बाय 29. तो आपको टोटल प्रेशर मिला था बबल पॉइंट पर, और बबल पॉइंट पर आपको मिल गया यहाँ पे वेपर फेज कंपोजिशन. बेंजीन का क्या होगा, टोलुएन का क्या होगा. 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं. ठीक है, समझ में आ रहे हैं दोनों पॉइंट आपको. थर्ड बोला है इफ प्रेशर इज रिड्यूस फर्दर, at what pressure does the last trace of liquid disappear. last trace of liquid disappear का मींस क्या बोला जा रहा है? ड्यू पॉइंट. last trace of liquid मींस लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है. जब लास्ट ड्रॉप बचता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट बोलते हैं. तो ड्यू पॉइंट पे आप क्या बोलते हैं? XA किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कंप्लीटली. यहाँ पर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फेज ऑफ बेंजीन. एंड XT किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? YT में. तो हम क्या बोलेंगे? At dew point complete almost complete liquid get vaporized. तो इसका मीन्स जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन था वो वेपर का मोल फ्रैक्शन है. यहाँ पे तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या था? यहाँ पे लिक्विड में
ये कितना था, YB कितना हो जाएगा 2/5 एंड YT कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब यहां से आपको टोटल प्रेशर बताना है वेपर फेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो वेपर फेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आप पी टोटल क्या बोलते हैं, क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू YB अपॉन PB नॉट प्लस YT अपॉन PT नॉट। तो YB कितना है यहां पर 2/5 इंटू PB नॉट कितना है, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना 100 प्लस 3/5 इंटू 30। तो कैलकुलेट करें कितना हो रहा है 2/500 प्लस 1 कैंसिल आउट कर देंगे ये, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/50, इतना ही बच रहा है। एलसीएम लीजिए कितना 500, तो ये कितना होगा 2 प्लस ये 10 टाइम्स आएगा तो कितना 10, तो 20/50 20/500। कुछ मिस्टेक हो गया है शायद हमारा कैलकुलेशन में, तो 500 एलसीएम लिया तो कितना होगा यहाँ पे 500 1 टाइम 2 50 10 टाइम्स, तो 10, तो 20/500। सॉरी कितना हो जाएगा ये 12/500 1 अपॉन पी टोटल, राइट। तो पी टोटल क्या होगा, इन्वर्स कर दें 500 अपॉन 12 या फिर 250 अपॉन 6 mm ऑफ Hg। ये आपको टोटल प्रेशर मिलेगा कब, जब यहाँ पे ड्यू पॉइंट मिलेगा ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड यहाँ पे वेपराइज हो चुका होगा, जब लिक्विड फेज कंपोजिशन कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, और लास्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। अब जब ड्यू पॉइंट पे ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो चुका है, केवल लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड ही बची है, तब यहाँ पे जो लिक्विड बचा है, जो लास्ट ड्रॉप बची है, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा और टोलुइन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो वहां पे आप क्या लॉजिक लगाएंगे, वही वाला जो अभी तक लगाते आए हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होता है PB नॉट XB डैश, क्योंकि डैश क्यों, क्योंकि अब जो बचा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पे भी आप क्या कर दीजिए, ये किसके बराबर होगा P टोटल इंटू YB डैश ले लेते हैं कब, जब कंप्लीट यहां पर क्या हो चुका है, वेपोराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कि XB डैश क्या है, लिक्विड फेज कंपोजिशन एट ड्यू पॉइंट। तो XB डैश आप कैसे निकाल सकते हैं, P टोटल YB डैश अपॉन PB नॉट। तो P टोटल कितना है यहाँ पे, कब, जब ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो चुका है, कितना है 250/6 इंटू YB डैश कितना है 2/5 अपॉन PB नॉट, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 100। तो ये कैलकुलेट कीजिए, आपको मिल जाएगा कितना, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 से कितना 4 टाइम्स, ये 25 से 10 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो कितना होगा 2, कितना आ रहा है ये 2/6, या फिर ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/6 आपको मिल जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज एट ड्यू पॉइंट। और टोलुइन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज पे कितना होगा, अगर ये 1/5 है तो टोलुइन कितना हो जाएगा 5/6। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर गिवन था बेंजीन का 100 mmHg, टोलुइन का कितना था यहाँ पे 30 mmHg। तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था उसका रिमेनिंग मोल फ्रैक्शन क्या है, कम है, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका रिमेनिंग मोल फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। क्लियर, तो ये होपफुली दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो हमने राउट्स लॉ की बात की है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन ही उस लॉ को फॉलो करते हैं। जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी उनका टोटल प्रेशर राउट्स लॉ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, PA0XA प्लस PB0XB। तो जिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जिनका वेपर प्रेशर
राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आता है उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम आइडियल नॉन आइडियल का पता लगाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। आइडियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन आइडियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है और किस बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है और जो फॉलो नहीं करता उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को दो टाइप से डिवाइड किया है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ। अब कैसे पता चल रहा है ओबे करेगा नहीं करेगा, अगर उसका टोटल प्रेशर राउल्ट लॉ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है P total PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB मींस यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हैं, मींस ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर सॉरी थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है, आप फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हैं यानी ये थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है। और एक्सपेरिमेंट से जो वेपर प्रेशर आ रहा है अगर वो दोनों सिमिलर आ रहे हैं तो मींस वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर वो दोनों सिमिलर नहीं आ रहे हैं तो मींस वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर होता है, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर नहीं मिलता है, उससे कुछ डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट मिल रहा है इसका मींस या तो उससे ज्यादा मिल रहा होगा या इस वैल्यू से कम मिल रहा होगा। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है या तो उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा होगा या उससे कम वेपर प्रेशर मिल रहा होगा। अगर ज्यादा वेपर प्रेशर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और अगर कम वेपर प्रेशर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। कि P टोटल किससे ज्यादा हो, जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB अगर इससे ज्यादा है तो उसे आप पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं और अगर इस वैल्यू से कम है तो उसे आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। अब ये डेविएशन क्यों होता है वो देख लें। कि हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनको मिलाने के पहले और मिलाने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर रहते हैं। कि आपने दो कंपोनेंट लिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दोनों को मिलाया तो मिलाने से पहले उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन था, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स था। मिलाने के बाद अगर अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर रहता है, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद अगर अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी उनके बीच का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पहले भी जो फोर्स लगा रहे थे अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोले जाते हैं। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर है तो ऐसे सॉल्यूशन को मिलाने से पहले और मिलाने के बाद अगर अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलना है। अब यहाँ पर अगर ये सिमिलर है तो हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेल्टा H जीरो होगा। ये जीरो क्यों है, डेल्टा H जीरो क्यों, उसके लिए आप थोड़ा सा समझिए और यहाँ पे साथ के साथ आप लिखते चलिएगा क्योंकि ये अगर आप लिखेंगे नहीं तो इन चीजों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिलाने से पहले और बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा और अगर नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम A2 और B2 को मिलाएं तो AA के बीच में कुछ इंटरेक्शन है, BB के बीच में कुछ इंटरेक्शन है, मिलाने के बाद 2AB बना। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जैसा फोर्स है और यहाँ पे जैसा फोर्स है वो सिमिलर फोर्स यहाँ पर भी है कि इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स और इनके बीच का फोर्स सिमिलर है, तो यहाँ पे जब मुझे यहाँ से AA और BB की रिएक्शन से AB बनाना है तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और जब इनका बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पॉइंट क्लियर कि जब इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी और इनका बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो कितने बॉन्ड ब्रेक किए, यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक किए, 2AB बन रहा है या इसको ऐसे भी लिख लें AB प्लस AB। दो बॉन्ड ब्रेक किए, दो बॉन्ड प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे इनके बीच के बॉन्ड का स्ट्रेंथ जैसा है वैसा ही बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो जितना एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ेगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड बनने पर प्रोड्यूस होगी। तो सपोज 5 जूल यहाँ पे दी, 5 जूल यहाँ पे दी, टोटल 10 जूल एनर्जी यहाँ पर दी और 10 जूल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। तो जितना एनर्जी आपने दिया उतना ही एनर्जी आपको वापस से मिल गया। तो रिएक्शन एंडो हुआ या एक्सो हुआ, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, जितना एनर्जी आपने दिया था उतना ही एनर्जी वापस से आपको मिल गया। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा, कोई भी एंथैल्पी में वेरिएशन नहीं आएगा। क्लियर, डेल्टा H जीरो क्यों है, 5 जूल यहाँ पे दी, 5 जूल टोटल 10 जूल दी, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ सिमिलर है तो 5 जूल यहाँ प्रोड्यूस होगी, 5 जूल यहाँ प्रोड्यूस होगी, तो टोटल 10 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो जितना दिया उतना वापस से मिल गया। तो रिएक्शन में डेल्टा H क्या होगा, जीरो होगा, एंथैल्पी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, डेल्टा H क्या होगा, जीरो होगा। ना तो कोई एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी ना ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जितना देंगे उतना ही वापस से आपको मिल जाएगी। नेट एंथैल्पी चेंज जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम, अब इंटरेक्शन सिमिलर है
तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स पहले था उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स बाद में है, मिलाने के बाद भी अट्रैक्टिव फोर्स वही है जैसा अट्रैक्टिव फोर्स पहले था। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते तो वॉल्यूम कम हो जाता, अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता तो मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर चले जाते तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता। तो अगर मैंने इसका 10 ml लिया है और इसका भी 10 ml लिया है तो बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर है तो मिलाने के बाद जो अट्रैक्टिव फोर्स है और इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलर है तो 10 ml इसका 10 ml इसका, तो जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा 20 ml ही मिलेगा। तो इनिशियली 10 + 10 और यहाँ पे 20, तो क्या वॉल्यूम में कोई वेरिएशन आया है क्या? नहीं आया है। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पर? 0 होगा। समझ पा रहे? नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज, यहाँ पे सिस्टम का क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट को मूवमेंट के लिए स्पेस क्या हो गया? ज्यादा मिल गया, सॉल्यूट का रैंडमनेस क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एंट्रोपी यहाँ पे सिस्टम का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों आपस में मिक्स हो पा रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम का या जो प्रोसेस है उसका डेल्टा जी कैसा? नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मींस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस ए और बी को आपने मिलाया, दोनों मिक्सअप हो गए। हम वैसे ही सॉल्यूशन की बात करें जो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, आपस में मिसिबल हैं, राइट? तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा? मिक्सचर का नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा? जहां पे टोटल प्रेशर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आता है उससे बराबर ना हो या तो उससे कम हो या ज्यादा हो। अगर उससे ज्यादा है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे और अगर उससे कम है तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव डेविएशन मींस टोटल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा है। तो जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। तो ये वेपर प्रेशर अगर ज्यादा मिल रहा है तो जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे उसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल ज्यादा वेपोराइज हो रहे हैं, ज्यादा वेपर में जा रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब यहाँ पे मिलाने के बाद बॉन्डिंग क्या हो जाए? वीक हो जाए। इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। सो इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, पहले यहाँ पे आपको ए और बी भी था, उनके बीच का इंटरेक्शन क्या था? यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था। जब आपने इनको मिला दिया तो जो ए बी बना उसके बीच का बॉन्ड जो है वो वीक बन रहा है। तो मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन अगर वीक हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ये इंटरेक्शन वीक हो गया तो इसको ब्रेक करना इजी होगा। ब्रेक करना इजी होगा तो वेपोराइज इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, इधर जो बने वो बॉन्ड वीक थे। ये बॉन्ड वीक थे तो इनको ब्रेक करना इजी होगा। ब्रेक करना इजी होगा तो वेपोराइज करना भी क्या होगा? इजी होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन कब मिलता है? जब इंटरेक्शन क्या हो जाता है? आफ्टर मिक्सिंग वीक हो जाता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा क्योंकि आप यहाँ पे इसे तो नोट करिएगा, साथ में पॉइंट लिखते भी जाइएगा क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन जब वीक हो गया तो यहाँ पे वेपोरेशन ज्यादा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे इनिशियली बॉन्ड क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, बट ये जो बॉन्ड बने हैं वो वीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बॉन्ड वीक है तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही एनर्जी ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एनर्जी बॉन्ड बनने पर उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना था तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वीक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। सपोज यहाँ पे 10 जूल देना पड़ा, यहाँ पे 10 जूल देना पड़ा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वीक बॉन्ड है तो इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। सपोज यहाँ पे 20 जूल एनर्जी थी और यहाँ पे सपोज 10 जूल ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो ओवरऑल यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ी। तो डेल्टा एच क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, बाद में बॉन्डिंग वीक हो गई, मॉलिक्यूल वीक हो गए। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो गए तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो पार्टिकल पास आएंगे, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो पार्टिकल दूर चले जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? मिलाने के बाद वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका 10 ml है, इसका 10 ml है, अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो एग्जैक्टली 20 ml बनता, बट यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है तो जो वॉल्यूम होगा वो 20 ml से ज्यादा आपको मिलेगा। इसलिए हम वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात नहीं करते हैं। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एच तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और अगर दोनों का मिक्सिंग हो रहा है तो डेल्टा जी भी हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। नेक्स्ट हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें। होपफुली अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया है तो आप नेगेटिव डेविएशन को भी इजीली समझ जाएंगे। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? टोटल प्रेशर थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू से कम होगा। तो पी टोटल क्या होगा? राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आप प्रेशर प्रिडिक्ट करते हैं उससे कम मिलेगा। तो पी टोटल इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट
XV। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे टोटल प्रेशर कम क्यों मिल रहा है? बिकॉज वेपर कम प्रोड्यूस हो रही है, वेपोराइजेशन कम हो रहा है। ऐसा कब होगा? जब आफ्टर मिक्सिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखे हुए हैं। तो अगर आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। तो मिलाने से पहले यहाँ पे बॉन्डिंग वीक थी, मिलाने के बाद बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, तो स्ट्रॉन्ग बन गया तो इसको वेपोराइज करना क्या होगा? मुश्किल होगा। इसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में ही हम बात करें तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे इसका वेपोराइजेशन थोड़ा सा कम होगा। वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? पहले अट्रैक्टिव फोर्स वीक थे, बाद में स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वीक फोर्स है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे कम देनी पड़ी। 10 जूल यहाँ पे देनी पड़ी, 20 जूल यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगी, तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मिलाने के बाद बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखेंगे, पास पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डेविएशन नेगेटिव तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेविएशन नेगेटिव तो डेल्टा वी नेगेटिव, डेविएशन पॉजिटिव तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेविएशन पॉजिटिव तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव। डेल्टा एच सभी में पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी सभी में नेगेटिव होगा। ये तो कॉमन है, ये दोनों तो सभी में कॉमन है। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो वहां पे सॉल्यूट को स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, मूवमेंट करने के लिए रैंडमनेस बढ़ जाएगा। और डेल्टा जी अगर दोनों मिक्स हो रहे हैं तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच सभी में सिमिलर होगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन हम ग्राफ देख चुके हैं यहाँ पे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो यहाँ पे कंपोजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें यहाँ पर जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यही कंसीडर कर रहे हैं कि पी ए नोट का वैल्यू पीवी नोट से ज्यादा है, तो पी ए नोट का वैल्यू पीवी नोट से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है तो वहां पर उसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर? पी ए नोट के बराबर होगा। सिमिलरली बी का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल प्रेशर को। और यहाँ पे ये वाला लाइन है जहां पे ये पी ए नोट को मिल रहा है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। अब आइडियल सॉल्यूशन में तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वहां पे पॉजिटिव डेविएशन में टोटल प्रेशर जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग मिल रहा था उससे ज्यादा होगा, और पार्शियल प्रेशर भी वहां पे क्या होगा? जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग मिल रहा था उससे ज्यादा होगा, तभी तो टोटल प्रेशर ज्यादा होगा। बिकॉज पी टोटल क्या होता है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो अगर टोटल प्रेशर बढ़ा है इसका मींस पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे। तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर मिलता है उससे ज्यादा होता है, और टोटल प्रेशर भी क्या होता है वहां पर? जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है उससे ज्यादा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इन पॉजिटिव डेविएशन। वैसे ही नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? टोटल प्रेशर जो ये वाला जो ग्राफ है वो राउट लॉ के लिए है और ये वाला नेगेटिव डेविएशन के लिए। वैसे ये जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वाली स्ट्रेट लाइन है वो राउट लॉ के अकॉर्डिंग है, और जो डैश लाइन है वो किसके अकॉर्डिंग है? नेगेटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या आइडियल सॉल्यूशन होता है वो इंटरेक्शन के बेसिस पे आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या आइडियल होगा। अगर इंटरेक्शन इनिशियल और फाइनल वाले लगभग सिमिलर हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन दोनों ही क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है और दोनों के मोलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन वंडरबल फोर्सेस होगा, लंदन फोर्स, जैसा लंदन फोर्स एन-हेप्टेन में होगा, जैसा लंदन फोर्स एन-हेप्टेन में होगा, वैसा ही लंदन फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। तो इनिशियल इंटरेक्शन और फाइनल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। तो ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे होंगे। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड बहुत ज्यादा पोलैरिटी में डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का मिक्सचर भी क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन बना रहा होगा। बेंजीन, टोलुइन, इन दोनों को मिलाने के बाद भी वहां पर वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे भी इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने वाला नहीं है, इसलिए इनका मिक्सचर भी क्या? आइडियल सॉल्यूशन बना रहा होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। वाटर के अंदर जब आप इथेनॉल मिलाते हैं तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम वाटर की बात करें तो वाटर में कैसा इंटरेक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जब आप इथेनॉल को वाटर के अंदर मिलाते हैं, ये हमें होपफुली क्लियर होगा कि यहाँ पे इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में वीक होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा।
राइट। अब जब आप यहाँ पे इसके अंदर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल में क्या है HOR, इस R का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, उसकी वजह से इस बॉन्ड का पोलैरिटी क्या होता है कम हो जाता है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से होती है, पोलैरिटी की, बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ही होती है। जब आप यहाँ पे इसमें इथेनॉल मिलाते हैं तो इथेनॉल क्या करता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा बट यहाँ पे इस बॉन्ड की पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड की पोलैरिटी के रेस्पेक्ट में कम होगी। तो जब आप वाटर के अंदर इथेनॉल को मिलाते हैं या वाटर इथेनॉल मिक्सचर में वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बीच में इथेनॉल आ जाता है और वो क्या करता है, यहाँ पे प्योर वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वीक होता है। ये बॉन्डिंग वीक होगा तो यहाँ पे बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा कंपैरेटिवली। सिमिलरली वाटर के अंदर जब आप मिथेनॉल मिलाएंगे तो वो इसका भी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वाटर और मिथेनॉल के बीच में वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन आपको मिलेगा। वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे भी सेम वही है। क्लोरोफॉर्म हालांकि स्लाइटली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बट वाटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो काफी वीक होगा, इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए इनके बीच का इंटरेक्शन कैसा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मिथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन, मिथेनॉल प्लस बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है, पोलर के बीच में नॉन पोलर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। एसिटिक एसिड, टोलुइन, यहाँ पे एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होगी, यहाँ पर ये थोड़ी सी वीक होगी। जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में एसीटोन आ जाएगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। सिमिलर आपको यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के साथ भी केस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या है, इन सब में बॉन्ड का वीक होना। नेक्स्ट हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें, एग्जांपल आपको गिवन है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में मिलाते हैं तो वहां पे क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। किस तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में कौन सा इंटरेक्शन होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एसीटोन में प्रेजेंट होता है। जब आप एसीटोन में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म मिला देंगे या क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला देंगे तो वहां पे क्या होगा, हम अगर यहाँ पे बात करें कि एसीटोन में क्या होगा, RC≡O, R पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक पोलर बॉन्ड होता है, यानी एसीटोन में अगर हम बात करें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। जब आप इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो क्या होगा, इस कार्बन पर 3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए क्या होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे डेवलप होता है। अब यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो ये कैसा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। सेम केस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में बनेगी, एसीटेट के यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती है। जब आप वाटर के अंदर HCl मिलाते हैं तो क्या होगा, वाटर के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल। होपफुली ये क्लियर होगा। HCl जो होता है डाइपोल मॉलिक्यूल है, जब आप वाटर के अंदर HCl मिलाते हैं तो HCl क्या होता है, अपने आयंस पे ब्रेक हो जाता है, H+ एंड Cl-। तो अब इस H+ का इंटरेक्शन किसके साथ है, वाटर के डाइपोल के साथ है। और इस Cl- का इंटरेक्शन भी किसके साथ है, वाटर के डायपोल के साथ होता है, राइट। तो अब जो यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ वो आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गया है। पहले इंटरेक्शन कैसा था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन था, HCl के बीच में वाटर के बीच में पहले डायपोल डायपोल था। जब आपने HCl को मिला दिया वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो कौन सा इंटरेक्शन नया डेवलप होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो आपको पता है आयन डायपोल इंटरेक्शन डायपोल डायपोल के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग होता है तो यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। वैसे ही HNO3 को जब आप वाटर में डालेंगे तो HNO3 भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, H+ एंड NO3- में, तो वहां पे आयंस बनेंगे और वाटर डायपोल है तो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सो नेगेटिव डेविएशन आपको मिल रहा होगा। एसिडिक एसिड और पीरियड के बीच में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन। वैसे फिनोल और एनिलीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो वहां पे भी क्या होगा, स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से नेगेटिव डेविएशन आपको मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से डेविएशन कहां पर पॉजिटिव डेविएशन होता है और कहां पर नेगेटिव डेविएशन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट PA नोट आपको दे रखा है 100 mm ऑफ Hg एंड 3 मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट PB नोट आपको दे रखा है 80 mm ऑफ Hg इज 90 mm Hg। तो आपको टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। फाइंड आउट नेचर ऑफ सॉल्यूशन, आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना मींस आइडियल है, नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है एंड साइन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन। यस, अगर आप एंट्रोपी की बात करें या डेल्टा जी की बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, तो एंट्रोपी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही रहता है अगर दोनों मिक्सअप हो रहे हैं तो। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो हम क्या करें, पहले थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पी टोटल क्या होता है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के इक्वल होता है। तो PA नॉट कितना है 100, XA कितना होगा 1 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B यानी 1/4, PB नॉट कितना होगा 80 इंटू 3/4, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, कितना 25 प्लस 20 इंटू 3 कितना 60, तो कितना हो गया 85 यहां पर होना चाहिए था, कितना P टोटल। बट आपको कितना दे रखा है टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना 90 mm Hg दे रखा है। ये क्या है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, और आपको एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 90 mm ऑफ Hg। तो होना कितना चाहिए था 85, बट एक्चुअली कितना है 90, तो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है। इसका मींस यहाँ पर VA के साथ डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एंट्रोपी तो कैसी होगी पॉजिटिव और डेल्टा जी कैसा रहने वाला है नेगेटिव। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जो यहाँ पर राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव या लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। हमने दो तरीके के सॉल्यूशन की बात की है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो अगर राउट्स लॉ से बहुत ज्यादा डेविएशन शो कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पर एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ये पॉजिटिव डेविएशन था, तो अगर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन हम क्या बोल देंगे यहाँ पे एजोट्रोपिक मिक्सचर बोल देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन या बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन अगर सॉल्यूशन शो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब एजोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी इनको बोला जाता है या एजोट्रोप्स, एजोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजोट्रोप। अब यहाँ पर क्या होता है जब एजोट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं तो यहाँ पे इनके लिक्विड फेज का और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन सिमिलर होता है, लिक्विड एंड वेपर। तो यहाँ पे लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर इनका सिमिलर होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्या क्या चीज पूछी जाती है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एजोट्रोपिक मिक्सचर कब बनता है जब यहाँ पे सॉल्यूशन आइडियल या नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे राउट्स लॉ से बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव या लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा हो। किस पॉइंट पर एजोट्रोप बनता है जब आप यहाँ पे सपोज HCl और वाटर के सॉल्यूशन को मिक्सअप करके यहाँ पे उसको डिस्टिलेट कर रहे हैं तो हीटिंग और यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब XA YA के बराबर और XB YB के बराबर यानी लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर या उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बोल देंगे। अब यहाँ पे जब तक आप इसको हीट करेंगे तब तक इसका लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या रहने वाला है सिमिलर रहने वाला है, इसका लिक्विड फेज का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपोजिशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगा। अगर इंटरेक्शन चेंज नहीं होगा तो उसको वेपोराइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी क्या रहेगी सिमिलर ही रहेगी। तो यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सिमिलर रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या रहता है कांस्टेंट ही रहता है। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप उसको कंडेंस करेंगे तो वापस से अगेन वही वेपर मिलेगा जिसमें लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन क्या हो सिमिलर हो। तो आप यहाँ पे इसको बार बार डिस्टिलेट करते रहेंगे तो भी आपको यहाँ पे कंपोजिशन चेंज होने वाला नहीं है। सपोज यहाँ पे XA का मोल 1 है और XB का मोल सपोज 3 है तो यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 और 3 है तो YA भी 1 मिलेगा YB भी आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। जब इसको कंडेंस करेंगे तो अगेन XA का मोल फ्रैक्शन 1 मिलेगा
XV डैश का मोल फ्रैक्शन 3 मिलेगा। तो यहाँ पे वेपोराइज होगा तो अगेन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगेन वापस कंडेंस किया, अगेन वेपोराइज किया, अगेन कंडेंस किया, अगेन वेपोराइज किया। तो यहाँ पे जब तक लिक्विड और वेपर के मोल फ्रैक्शन सिमिलर हो पा रहे हैं आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिस्टिलेशन में बताया था, डिस्टिलेशन में क्या बताया था कि वहां पे जब आप डिस्टिलेट करते हैं तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका परसेंटेज कंटिन्यू क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। बट यहाँ पे परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। यहाँ पर दोनों तरफ मोल फ्रैक्शन क्या है, सिमिलर मिल पा रहे हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन सिमिलर मिल पा रहे हैं तो इनको कंप्लीटली सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कंप्लीट सेपरेशन है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लार्ज पॉजिटिव लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन यहाँ पे एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो हमने दो तरीके के यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक नेगेटिव डेविएशन वाला। अगर दो तरीके के यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक नेगेटिव डेविएशन वाला, तो दो तरीके के आपको यहाँ पर एजियोट्रॉप मिलेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन से बन रहा होगा और जो नेगेटिव डेविएशन से बन रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एजियोट्रॉप्स की बात करें तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स की हम बात करेंगे। एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एंड सेकंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना, बाय नेम में आप यहां से बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा, कौन सा नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो इसका मींस वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका ज्यादा। ऐसे सॉल्यूशन जो मोर वोलेटाइल होते हैं, ज्यादा वेपर बनाते हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर आपको किस में मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन में। तो कौन से सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वही क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है और इनका वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ ए से भी ज्यादा होगा एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी से भी ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए से भी कम होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी से भी कम होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नाम से ही क्लियर है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मीन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। किससे कम होगा, अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। किससे ज्यादा होगा, अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। तो जो हमने यहाँ पर एक, अगर हम रफ ग्राफ यहाँ पे बनाएं तो एक जो ये हमारा टोटल ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन वाला कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, वही होंगे जो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल होते हैं। सेकंड हम बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट किनका ज्यादा होता है, जिनका वेपर प्रेशर कम होता है। तो वेपर प्रेशर किसमें कम होगा, नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन क्या बना रहे होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, इट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी को मिला के यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा होगा वो कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, शायद मैं उल्टा बोल गया हूं।
तो जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, वही एग्जांपल होंगे जो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से जो आपको एजेट्रॉप से क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाएगा या कौन सा सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप कौन बना रहा होगा, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम मींस नेगेटिव डेविएशन वाले क्या बनाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, एंड मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप कौन बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहां से क्या बन सकता है कि यहाँ पे क्या एजेट्रॉप का सेपरेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एजेट्रॉप में लिक्विड फेज और वेपर फेज का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, एक पॉइंट पर आपको सिमिलर मिल जाता है। हालांकि क्यों सिमिलर मिलता है उसका भी एक यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, बट वो उतनी डेप्थ में हम इसमें जाने वाले नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो डेप्थ यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पर लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन सिमिलर मिलता है, तो इसलिए उसको सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है। किन लिक्विड को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, जहां पे वेपर फेज में कंटिन्यू मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज बढ़ता जाए, बट यहाँ पे जैसा लिक्विड फेज का कंपोजिशन है वैसा ही वेपर फेज का कंपोजिशन इसमें मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों एजेट्रॉप में आपके लिए इतना ही है, आज हम इतना ही केवल कवर करेंगे, बाकी का जो हमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में जो हमारा मोर इंपोर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज तक इतना काफी है, नमस्कार।